नमस्कार मित्रों, फंक्शंस ऑफ एनसीएससी। जो भी विद्यार्थी नए हों कृपया वो कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम परफॉर्म कर रहे हैं हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कंप्लीट जी स्टार चूज ऑफ द एनसीईआरटी भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। इसमें हम पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबके लिए है। हम फंक्शंस ऑफ एनसीएससी पढ़ रहे थे। इसमें कि अगला पॉइंट है कि संरक्षण किए जाने हेतु, संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों, संरक्षण हेतु ये सारे हम कार्य बता रहे हैं कि फंक्शंस क्या हैं इनके, आयोग कार्य कैसे करता है एनसीएससी। तो संरक्षण हेतु किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, क्या क्या कार्य करता है एनसीएससी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करते क्या है, ये आयोग का जो कार्य है कि संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, ये कार्य है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, संरक्षण कल्याण एवं संरक्षण कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अन्य उपायों की सिफारिश करते हैं। सिफारिश करते हैं, क्या करते हैं, संरक्षण कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अन्य उपायों की सिफारिश करते हैं एनसीएससी। एनसीएससी में हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ एनसीएससी के कार्य क्या है। फंक्शनिंग का मतलब कार्य होता है। नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं एनसीएससी। संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं एनसीएससी। और संरक्षण कल्याण सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करते हैं। अत्याचार उत्पीड़न, अत्याचार उत्पीड़न के मामलों, पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान के माध्यम से, स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्यवाही शुरू करते हैं। कार्यवाही क्या करते हैं, अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्यवाही शुरू करना। अब आयोग की शक्तियां क्या हैं, पावर्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब क्या है इसके बाद मीनिंग, पावर्स ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट। आयोग को सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय, आयोग को सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए कितनी शक्तियां हैं इसके पास। आयोग को जिला दीवानी न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। इससे संबंधित निम्न अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इससे संबंधित, देखिए पहला अधिकार है भारत के किसी, ये आयोग है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, भारत के किसी विभाग में, भारत के किसी विभाग में किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति को समन जारी
करना, भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन जारी करना। और क्या कर सकता है एनसीएससी, शक्ति क्या है इसकी, किसी साक्ष्य की खोज में, ध्यान दीजिए, किसी साक्ष्य की खोज करवाना एवं उसको पेश करना, सबूत की खोज करवाना और उसको पेश करना। और क्या कर सकता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना भी इनका एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना। और गवाहों, अब चूंकि इनको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है लगभग, एवं गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करना, सम्मन जारी करना। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अन्य उपायों की सिफारिश करना, अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई शुरू करना। आयोग को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं, इससे संबंधित निम्नलिखित अधिकार है जो कि है भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन जारी करना, किसी साक्ष्य की खोज करवाना, उसको पेश करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। ये सारी जो है पावर्स है एनसीएससी की है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करना, अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई शुरू करना। ये सारे फंक्शंस यहाँ पर एंड हो जाते हैं। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है कि पावर्स क्या है, इनके पास शक्तियां क्या हैं। पावर्स ऑफ एनसीएससी, एनसीएससी का मतलब क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। अब
आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं प्रॉपर रिवीजन करा देता हूँ। देखिए एनसीएससी का क्या है, पावर्स मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीएससी की जो पावर्स हैं, एनसीएससी को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। एनसीएससी को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। एनसीएससी को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं और इससे रिलेटेड निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला, भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, किसी साक्ष्य की खोज और उसको पेश करवाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना, गवाहों दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। क्या जारी करना? गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। काउंटेरिया provides the study hard and get success platform, and Comteria also build for students motivation and then study harder and harder and achieve your goal. Free education worldwide platform. It perform high quality in constitution. Comteria provide complete gist of the crux of the juice of the NCERT of the concerned folder high quality in constitution. But why? जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसकी तैयारी बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर उसे कुछ सब माइन्यूट कन्फ्यूजन होते हैं। ऐसे ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को ट्रैक करता है कॉम्टेरिया और टोटली सिंथेसाइज एनालिटिकल रिसर्चिकल मेथड अप्रोच करके बहुत ही इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में हम पूरी जीस्ट और द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी को क्लास 6 to 8 को पूरा का पूरा जूस के फॉर्म में यहाँ पर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्रत्येक एक्सपीरियंस कंप्लीटर्स को। हमने हर तरीके से यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, स्टेट एसएससी और इसके बाद ही साथ जुडिशियरी, एडवोकेसी का मतलब एडवोकेसी नहीं, एडवोकेसी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एपीओ, एडीपीओ, एडीपीए, जितने भी एग्जामिनेशन है, लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, लॉ क्लर्क, ऑल टाइप ऑफ वनडे एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम पूरा परफॉर्म करना है फोल्डर हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कंप्लीट सिनेरियो को यहाँ पर वेल सिंथेसाइज और एक ग्राफिकल इरा वे में हम ले आ रहे हैं। एक ऐसा ये सिद्धांत बना रहे हैं, ऐसा ये परिवेश बना रहे हैं जो एक ग्राफिकल और पूरी तरीके से आपके अंदर आत्मसात हम करते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवीजन देते हैं। बार बार रिवीजन बुक के लिए मैं बोलता हूँ कि रिवीजन बुक्स पे आप इसको एक बार हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक बार पढ़ाने के बाद फिर रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, कंटिन्यूअसली रिवीजन। ये करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसली आवत चाहत है, सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी है, पत्थर पे भी निशान बना देती है और कुछ सालों बाद पत्थर को भी काट देती है उस जगह से अपने निशान को बना के। तो पत्थर में भी निशान बनाए जा सकते हैं, पत्थर को भी काटा जा सकता है। निरंतर अभ्यास तो हमारा होता है स्टडी हार्डर एंड हार्डर, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव्ड योर गोल। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। Our tagline, study selection. Study selection. Comteria's tagline, study selection. वैकेंसी अपडेट देखते हैं। वैकेंसीज रेलवे एग्जाम के लिए पूछा जाइए बच्चों। रेलवे में 10th पास स्टूडेंट्स के लिए जिनकी उम्र 17 साल से लेकर 24 साल तक है, इनको 7,000 रुपये महीने पर एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिल रहा है।
एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिल रहा है। आप अगर आज गूगल वैकेंसीज को चेक करते हैं, अपकमिंग गूगल वैकेंसीज में आरआरबी के लिए आया है कि 10th पास अगर जो स्टूडेंट हैं उनको अप्रेंटिसशिप के लिए 7,000 रुपये महीने की आपको इंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी, जो कि 17 साल से लेकर 24 साल जो अप्रेंटिस वाला था, इसमें 7,000 रुपये हर विद्यार्थी को मिलेगा जो इसमें सेलेक्ट होगा। और फिर आगे वो ट्रेंड करेंगे तो सर्टिफिकेट देंगे, उसके आधार पर वरीयता मिलेगी नौकरी में। और देखिए एक नई चीज हुई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो भर्ती होती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो भर्ती होती है उसमें क्या हुआ है, नया रूल आया है जो कि लागू हो जाएगा कि जितनी भी ग्रेड 1 की जॉब होती है, ग्रेड 1 जॉब्स जो होती है रेलवे में, उसमें सिर्फ 10th कहीं कहीं मांगता था, ध्यान है, सिर्फ 10th मांगता था। लेकिन अब रेलवे की ग्रेड 1 जॉब में अप्लाई हो जाएगा 10th प्लस कंपल्सरी आईटीआई। ध्यान दीजिए, आईटीआई मस्ट फॉर रेलवे एग्जामिनेशंस फॉर द टेक्निकल कैडर। पहले आप देखते थे रेल पथ पर्यवेक्षक, रेल पथ पर्यवेक्षक में 12th साइंस मांगता था, ध्यान है अगर आपको, पहले 2004-2002 की बात। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में पीसीएम से ग्रेजुएट या पीसीएम से इंटर मांगता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहीं पर आईटीआई भी लगा दी जाएगी। ये एक नया परिवर्तन है क्योंकि देखने को मिलेगा जॉब्स में जब इतनी भीड़ हो जा रही है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, तो 10th प्लस आईटीआई आप लोग कर लीजिए जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि छोटे लेवल से ही देखिए यहाँ पर आईटीआई लगा दी गई है, इसीलिए आईटीआई किया गया है। बिहार की बहुत ही चर्चा हो रही है, बिहार टीचर एग्जाम 1 लाख पोस्ट, कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए 1 लाख पोस्ट गूगल पे दिखा रहा है। लिखता तो 10 लाख है लेकिन प्रॉपर मैं बता रहा हूँ 1 लाख पोस्ट है। 1 लाख पोस्ट जो है प्री एग्जाम जो है अभी पास हो जाएंगे तो उनके लिए, तो ये 1 लाख प्राइमरी टीचर वहाँ फटाक से भर्ती हो जाएंगे, इतना तो तय है, ये नौकरी मिल जाएगी जो बिहार में। और हमारे यहाँ भी जो डीएलएड किए हुए थे, जो डीएलएड हमारे यहाँ के थे वो बिहार में जो ट्री एग्जाम दिए हैं टीचर वाला बीपीएससी का, तो वो लड़के भी हो जाएंगे इस बार। 1 लाख वैकेंसी बहुत होंगे डीएलएड के। तो प्राइमरी में क्या हो गया, देखिए प्राइमरी में हो क्या गया है, मैं क्लियर समझा। प्राइमरी टीचर बनने के लिए DELED डीएलएड, और कक्षा 6 से लेके 12 तक का टीचर बनने के लिए हो गया है बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा। और यूपीएससी में लेटरल एंट्री फॉर्म भी आ गया है, लेटरल एंट्री। और पीएसयू में पब्लिक सर्विस यूनिट्स में भी अब कोशिश की जा रही है कि 25% वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन उनसे डायरेक्ट उनके मैनेजेरियल और डायरेक्टेरियल पोस्ट जो होती है, मैनेजेरियल मैनेजर और डायरेक्टेरियल डायरेक्टर एमडी, इसके लिए क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट बड़े बड़े कोर्सेज किए हुए जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इस तरह की पढ़ाई किए हुए एक्सपीरियंस है, वहां से डायरेक्ट लेटरल एंट्री प्राइवेट सेक्टर में भी और पीएसयूज में भी चालू होने वाली है। एक अच्छा समाचार है जिनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे यहाँ देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने के लिए भी 0 से लेकर 3 वर्ष 5 वर्ष तक का अनुभव, और डिप्टी रजिस्ट्रार बनने के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 8 वर्ष का अनुभव लगभग, और रजिस्ट्रार बनने के लिए 12 साल का अनुभव, डिप्टी रजिस्ट्रार का 5 साल का। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस 8 साल 10 साल मांग रहा है, तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस के बेस पे लेटरल एंट्री भी हो जाती है। लेटरल एंट्री में डायरेक्ट कि आप किसी कंसर्न में काम कर रहे हो, मैनेजर हो, एमडी हो,
सीधे आके यूपीएससी में आईएएस वाली पोस्ट में आप आ जाएंगे, सचिव वगैरह बन जाएंगे। तो ये एक पुराने जो लगे हुए हैं जॉब में और अच्छी पोस्ट पे हो गए, जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर थे कहीं भी किसी प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल के, और आप टेक्निकल के जो है स्टेशन हेड हो गए, क्योंकि रैंक आपकी मैनेजर के बराबर है, तो आप यूपीएससी के अगर बराबर आ गए रैंक में तो आप लेटरल एंट्री से वहाँ पे भी एग्ज़ाम देके हो सकते हैं। इस तरह की अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, जो कि बाद में इसको समझ में आपको आएगा कि क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर 10th ITI जो रेलवे में आ गया, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। और तो जितनी वैकेंसीज चल रही है वो चली रही हैं, और बराबर वैकेंसीज अपडेट को देखते रहिए, इसी प्रकार से है। और वो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो भर्ती चल रही थी, उसका MTS का देखिए भी फाइनल कर रहे हैं, MTS भर्ती और लेबोरेटरी अटेंडेंट, उसके बाद ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की भर्ती हो पाई। अब इसमें टाइम लगेगा, उसके सिलेबस में काफ़ी कठिन है, कैन अकाउंट वगैरह है, सब पढ़ डालिए आप लोग, और बने रहिए, जमे रहिए आप अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटिटिव पर। इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब करते हैं। अगला लेक्चर लेकर आपके सामने बहुत ही हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों को विश्व ओजोन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा कि वैल्यूज़ क्या है, क्यों हमें इसेंशियल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाना, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी ओजोन परत संरक्षण की, क्या इसकी उपयोगिता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, क्यों लाया गया, क्यों समझौता, क्यों इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों लाया जाता है, और क्या उपयोगिता है ओजोन परत की हमारे विश्व के लिए और पूरे वायुमंडल के लिए और विश्व परिमंडल के लिए, उसके बारे में आप लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कम से कम 4-4 लाइन में कि विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। ओजोन का फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, O3। ऑक्सीजन के 3 जब हो जाते हैं O3, O2 ऑक्सीजन होता है, O3 होता है, तो इसको बोलते हैं ओजोन। यही तत्व हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है, स्टडी सिलेक्शन तक। सिलेक्शन लीजिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पल पर पहुंचेगी आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब